जय हिंद। बायोडाइवर्सिटी लॉस के पीछे कौन कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस सब के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और जब बात होती है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के बारे में, तो बात होती है इन सीटू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन के बारे में और बात होती है एक्स सीटू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन के बारे में। इन सीटू मेथड्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं और एक्स सीटू मेथड्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे अबाउट कम्युनिटी रोल इन कंजर्वेशन के बारे में। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में कम्युनिटी का क्या रोल देखने को मिलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, इससे पिछले सेशंस में हमने बात की थी सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। और अगर आपको बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस समझ में आया तो आपको ये समझ में आता है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको कंजर्व करना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और जब बात होती है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के बारे में, तो बात होती है इन सीटू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन के बारे में और बात होती है एक्स सीटू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में। और इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। जो भी स्पीशीज हैं उनका प्रोटेक्शन एंश्योर करना विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को इन सीटू कंजर्वेशन बोला जाता है। और ये जो इन सीटू कंजर्वेशन के मेथड्स हैं, ये प्राइमरी मेथड्स हैं। प्राइमरी मेथड्स क्यों हैं, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो आप यही कोशिश करोगे ना कि जो भी स्पीशीज हैं उनका प्रोटेक्शन, उनका कंजर्वेशन उनके खुद के नेचुरल हैबिटेट में एंश्योर किया जाए। तो ये जो इन सीटू कंजर्वेशन है, ये प्राइमरी तरीका है कंजर्वेशन का। ये जो इन सीटू कंजर्वेशन है, इसमें कई सारे मेथड्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से मेथड्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले बात होती है प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। और प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब क्या होता है? ऐसे एरियाज, ऐसे रीजन्स जिनको डेजिग्नेट किया जाता है, जिनको सेटअप किया जाता है, जिनको मैनेज किया जाता है थ्रू लीगल और अदर इफेक्टिव मीन्स। ऐसे एरियाज या फिर ऐसे रीजन्स जिनको किसी कानून के तहत या जिनको किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत डेजिग्नेट किया जाता है, सेटअप किया जाता है और मैनेज किया जाता है। और इनका एम क्या होता है? इनका एम होता है टू अचीव स्पेसिफिक कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इनमें कई तरीके के प्रोटेक्टेड एरियाज देखने मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, नेशनल पार्क्स देखने मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने मिलती हैं। ये जो नेशनल पार्क्स देखने मिलते हैं और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने मिलती हैं, इनके बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस देखने मिलते हैं? नेशनल पार्क्स के अंदर कंपैरेटिवली ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। नेशनल पार्क्स के अंदर कंपैरेटिवली ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देखने मिलती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर कंपैरेटिवली लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं, इनके अंदर सभी एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया जाता है। नेशनल पार्क्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, इनमें कुछ एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर ग्रेजिंग को परमिट किया जाता है, अलाउ किया जाता है। तो ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं, इनमें ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। कंपैरेटिवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं, इनमें सभी एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया जाता है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, इनमें कुछ एक्टिविटीज़ जैसे ग्रेजिंग वगैरह, उनको अलाउ किया जाता है। ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं, इनको डिक्लेयर कौन करता है? इनको डिक्लेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, इनको डिक्लेयर कौन करता है? इनको भी डिक्लेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट। ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, इनको किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर फोकस करके बनाया जाता है। नेशनल पार्क जो हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर फोकस करती हैं। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि ये जो नेशनल पार्क्स हैं और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इन दोनों को ही स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत कुछ सर्टेन कंडीशंस ऐसी हैं जिनके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी भी एरिया को नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर डिक्लेयर कर सकती है। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो होपफुली आपको समझ में आएगा। फिर एक बायोस्फीयर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स बेसिकली स्पेशल एनवायरनमेंट्स होते हैं फॉर बोथ पीपल एंड नेचर। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं दे आर लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ ह्यूमन एंड नेचर कैन को एग्जिस्ट while respecting each other's needs। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, how human and nature can coexist while respecting each other's needs। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इनको कंट्रीज एस्टेब्लिश करती हैं, एस्टेब्लिश तो कंट्रीज करती हैं लेकिन इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनेस्को के मैब के अंदर, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। हमारा जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के मैप के अंडर। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करते हैं? बिकॉज ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इनको डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी नीड्स भी फुलफिल होती रहें और जो हमारा नेचर है उसको डैमेज भी ना हो। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का दिखाई देता है? देखो, सेंटर में कोर जोन देखने को मिलता है। बायोस्फीयर रिजर्व के सेंटर में कोर जोन देखने को मिलता है और ये जो कोर जोन होता है इसमें किसी भी तरीके का कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होता है। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। ये जो कोर जोन होता है इसमें रिसर्च अलाउड होती है लेकिन रिसर्च हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। जो रिसर्च हार्मफुल नहीं होती है उसको अलाउ कर दिया जाता है इस कोर जोन में, बाकी कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस कोर जोन में अलाउड नहीं होता है। कोर जोन के जस्ट ऊपर बफर जोन देखने को मिलता है और ये जो बफर जोन है इसमें नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, इसमें सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। और ये जो बफर जोन होता है इसके बाहर ट्रांजिशन जोन देखने को मिलता है और ये जो ट्रांजिशन जोन होता है ये जोन ऑफ कोऑपरेशन होता है। ये जो ट्रांजिशन जोन होता है इसमें वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज को अलाउ किया जाता है। जैसे ये जो ट्रांजिशन जोन होता है इसमें सेटलमेंट की भी परमिशन दे दी जाती है। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? सबसे अंदर कोर जोन है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, फिर इसके बाद बफर जोन है जहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है और फिर बाहर ट्रांजिशन जोन है जो कि जोन ऑफ कोऑपरेशन है, वहाँ पे वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। अच्छा, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं इनको सेटअप करने के पीछे रीज़न ये नहीं होता कि जो एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जैसे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको रिप्लेस किया जाए। बायोस्फीयर रिजर्व को सेटअप करने के पीछे रीज़न ये होता है कि जो प्रोटेक्शन का स्कोप है उसको वाइडन किया जाए। देखो, नेशनल पार्क्स में हम क्या कह रहे हैं कि भाई कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम क्या कह रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ को अलाउ करेंगे, लेकिन ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें प्रोटेक्शन का स्कोप जो है वो और थोड़ा वाइडन हो जाता है। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है और कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ अलाउड है। और ये जो एग्जिस्टिंग लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जैसे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये पूरे तरीके से सेपरेटली भी एग्जिस्ट कर सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व की कहानी क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखो, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं लेकिन काम आते हैं। एक टर्म और सुना होगा आपने, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वैसे देखें तो इसका मतलब क्या, सिंपल तौर पर अगर कहें तो ऐसे एरियाज जहां पे बायोडाइवर्सिटी हाई देखने को मिलती है। ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का कॉन्सेप्ट है ये कब लाया गया? 1988 में लाया गया। और कौन लेकर आया? नॉर्मन मेयर्स लेकर आए। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको 1988 में लाया गया। और कौन लेकर आए? नॉर्मन मेयर्स लेकर आए। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या है? ऐसे रीजन्स जहां पे हायर, जहां पे रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन अगर एक्यूरेटली कंडीशंस की बात करें तो दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक तो एंडेमिज्म की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऐसे एरियाज जहां पे एटलीस्ट 1500 स्पीशीज
ऑफ वस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो एंडेमिक होनी चाहिए। ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो एंडेमिक होनी चाहिए, या फिर ये कहें कि वर्ल्ड में जितनी भी टोटल स्पीशीज हैं उसका मोर देन 0.5% जो है वो इन एरियाज में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, हाई लेवल ऑफ थ्रेट होना चाहिए, हैज़ टू हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। अपने ओरिजिनल हैबिटेट का कम से कम 70% जो है वो लॉस्ट हो जाना चाहिए। ऐसे रीजंस को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पर डिक्लेयर किया जाता है कि भाई एंडेमिज्म देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज भी देखने को मिल रही हैं और इन एरियाज को खतरा भी तगड़ा है, तो ऐसे एरियाज को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। हमारे कंट्री में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स देखने को मिलते हैं। एक तो ईस्टर्न हिमालयाज देखने को मिलते हैं, और ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर हम सिर्फ अपने कंट्री के ईस्टर्न हिमालयाज की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें नेपाल को, इसमें भूटान को भी इंक्लूड किया जाता है। दूसरा इंडो बर्मा वाला रीजन देखने को मिलता है। दूसरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारा कौन सा है, इंडो बर्मा वाला रीजन। तीसरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारा कौन सा है, वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका। तीसरा कौन सा है, वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका। और चौथा कौन सा है, चौथा है सुंडा लैंड। ये जो सुंडा लैंड है इसमें निकोबार ग्रुप के जो आइलैंड्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक ईस्टर्न हिमालयाज, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका, और चौथा सुंडा लैंड्स। इसके अलावा सेक्रेड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, और सेक्रेड ग्रुप्स इनके बारे में आपको पता होगा, ये बेसिकली फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं जिनको लोकल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट करती हैं। और लोकल कम्युनिटीज इन फॉरेस्टेड एरियाज को क्यों प्रोटेक्ट करती हैं, बिकॉज ऑफ कल्चरल बिलीफ्स, बिकॉज ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स। हमारी कंट्री में बहुत सारे सेक्रेड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो गुम्फा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ये जो अरुणाचल, ये जो सिक्किम वाला रीजन है, यहाँ पे गुम्फा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। देवरा कड़ू फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। कवू फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, केरला में देखने को मिलते हैं। देवराय फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। फिर ये गंपकप मणिपुर में देखने को मिलते हैं। ओरेंस राजस्थान में देखने को मिलते हैं। स्वानी शोला तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। बुग्याल जो हैं वो उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। और ये सब क्या हैं, ये सब सेक्रेड ग्रुप्स हैं। इनको लोकल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट करती हैं अपने कल्चरल बिलीफ्स के चलते, अपने रिलीजियस बिलीफ्स के चलते। देखो ईजी और सिंपल सी बातचीत है। अगर आपने 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन हाँ एक जगह पे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है कि इन सिटू कंजर्वेशन में किन किन चीज़ों की बात की जाती है। होपफुली ये आपके दिमाग में रजिस्टर हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये तो बात हो गई इन सिटू कंजर्वेशन मेथड्स के बारे में। ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको कंजर्व करने का दूसरा तरीका क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। और एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है, नाम से क्लियर है, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाकर अगर आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हो, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे एक्स सिटू कंजर्वेशन बोला जाता है। और ये जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है इसमें भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे सीड बैंक्स के बारे में आपने सुना होगा। ये जो सीड बैंक्स होते हैं ये सीड्स को स्टोर करते हैं एज जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज। एक बड़ा ही पॉपुलर सीड बैंक देखने को मिलता है सावलबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, जो कि नॉर्वे में लोकेटेड है। और ये जो सावलबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है नॉर्वे का, ये ऑपरेट करता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत। देखो ये जो सीड बैंक्स होते हैं इनका एम क्या है, कल को क्लाइमेट चेंज हो जाए या कल को कोई क्लैमिटी आ जाए और उसकी वजह से खूब सारे जान माल की हानि हो, तो हमारे पास में एक ऐसा बैंक है, ऐसा प्रोटेक्टेड स्पेस है जहाँ पे हमने सीड्स को स्टोर किया हुआ है, जहाँ पे हमने जेनेटिक रिसोर्सेज को स्टोर किया हुआ है।
कल को ये जो कैलेमिटी आई, इसके बाद हमारे पास सीड्स होने चाहिए अपनी इस डाइवर्सिटी को बचाने के लिए। तो सीड बैंक्स ये जो कॉन्सेप्ट है ये खूब पॉपुलर है। इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में आपने सुना होगा, जूस के बारे में आपने सुना होगा। ये जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं इनमें प्लांट्स को, जूस में एनिमल्स को रखा जाता है फॉर कंजर्वेशन, फॉर रिसर्च, फॉर एजुकेशन। ये जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, ये जो जूस होते हैं, दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज और ये पब्लिक अवेयरनेस को भी फैसिलिटेट करते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन्स, जूस वगैरह, इनके बारे में तो आपने खूब सुना होगा, जू वगैरह तो आप गए भी होंगे। जीन बैंक्स देखने को मिलते हैं या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन। जीन बैंक्स में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे डीएनए है, जैसे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनको स्टोर किया जाता है एट अ वेरी लो टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर पे क्यों स्टोर किया जाता है, ताकि उनको एक लंबे टाइम तक प्रिजर्व किया जा सके। ये जो जीन बैंक्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स। आज की डेट में हो सकता है उस चीज़ की ज़रूरत ना हो, लेकिन हो सकता है 100 साल के बाद इन जेनेटिक मटेरियल्स की ज़रूरत हो। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं इनको स्टोर किया जाता है जीन बैंक्स में, क्रायो प्रिजर्वेशन इंश्योर किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूएसए में नेशनल एनिमल जर्म प्लाज्मा प्रोग्राम देखने को मिलता है। यूएसए का ये जो नेशनल एनिमल जर्म प्लाज्मा प्रोग्राम है, ये एग्जाम्पल है जीन बैंक का, ये एग्जाम्पल है क्रायो प्रिजर्वेशन का। और आजकल तो सिंथेटिक बायोलॉजी की भी बातचीत होती है। ये जो सिंथेटिक बायोलॉजी में एडवांसमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, बायोलॉजी में ये जो हम इंजीनियरिंग को मिक्स कर रहे हैं, ये जो सिंथेटिक बायोलॉजी में एडवांसमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इनको एक्सप्लोर किया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो ये मोटे मोटे से टर्म्स हैं जो कि आजकल न्यूज़ में रहते हैं, जैसे सीड बैंक है, जैसे जीन बैंक है, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन है, जैसे सिंथेटिक बायोलॉजी है। इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। फिर बात आती है कम्युनिटी रोल इन कंजर्वेशन के बारे में। कम्युनिटी का क्या रोल है कंजर्वेशन में? देखो, हमें ये समझ में आता है कि लोकल कम्युनिटी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में। क्यों कर सकती है? बिकॉज ये लोकल कम्युनिटी जो होती है उसको ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, उसको एग्जैक्टली पता होता है कि किस तरीके से आसपास का अपना ये जो जंगल है, आसपास के अपने ये जो जानवर हैं, आसपास की अपनी ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कोई पढ़ के आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, उससे बेहतर लोकल कम्युनिटी को जानकारी होती है। हाँ, लोकल कम्युनिटी के पास में वो टेक्निकल टर्म्स नहीं होंगे, लेकिन जानकारी पूरी होगी। और यहाँ पे हम लैग करते हैं हमारे कंट्री में। ये जो लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है ये उस लेवल पे नहीं देखने को मिलता है जिस लेवल पे देखने को मिलना चाहिए। तो हमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हमें इस लोकल कम्युनिटी को अपने प्रोटेक्शन के एफर्ट्स में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो रिकॉग्नाइज करता है ट्रेडिशनल नॉलेज की इंपॉर्टेंस को। ये जो कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि ये जो CBD है ये ट्रेडिशनल नॉलेज की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। एक तो हमें लोकल कम्युनिटी को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्रेट ग्रुप्स। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्रेट ग्रुप्स है ये दिखाता है कि लोकल कम्युनिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो लोकल कम्युनिटी है ये अपने कल्चरल बिलीफ्स के चलते, अपने रिलीजियस बिलीफ्स के चलते बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे राजस्थान में चिंकारा को प्रोटेक्ट किया जाता है, जो विष्णुई कम्युनिटी होती है वो प्रोटेक्ट करती है, सेक्रेड है। हमारे यहाँ पे तुलसी के पेड़ को प्रोटेक्ट किया जाता है और बहुत सारे और सेक्रेड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। जैसे सदर्न आसाम वाले रीजन में एक हमर ट्राइब देखने को मिलती है और ये जो हमर ट्राइब है ये पाइनएप्पल बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रैक्टिस करती है। बेसिकली पाइनएप्पल के पेड़ जो हैं वो और बहुत सारे मल्टीपल पेड़ों के साथ में लगाए जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या हो जाता है कि एक तो एग्रो फॉरेस्ट्री हो जाती है, पाइनएप्पल का प्रोडक्शन हो जाता है, और दूसरा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलता था अब वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को नहीं मिलता है। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये खूब सारा इरोजन करता है, खूब सारा नुकसान पहुँचाता है। तो ये जो लोकल कम्युनिटी है इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको हमें अपने कंजर्वेशन के एफर्ट्स में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। फिर अर्बन ग्रीन स्पेसेस, जैसे पार्क्स देखने को मिलते हैं शहरों में, जैसे ग्रीन कॉरिडोर्स देखने को मिलते हैं। ये जो पार्क्स हैं, ये जो ग्रीन कॉरिडोर्स हैं, इनको हमें और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, बिकॉज
ये जो पार्क्स होते हैं, ये जो ग्रीन कॉरिडोर्स होते हैं, ये बहुत सारे स्पीशीज़ के लिए हैबिटेट का काम कर सकते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं दुनिया भर में। जो थोड़े डेवलप्ड शहर हैं, सिटीज़ हैं, वो अर्बन फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव्स को इनिशिएट कर रहे हैं। और ये जो अर्बन फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव्स हैं, इनके तहत ग्रीन कवर को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, लोकल वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। दिल्ली में भी ये जो अर्बन फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, कोशिश की जा रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उतना बेहतर नहीं है। लेकिन ये जो अर्बन फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव्स होते हैं, ये अपने आप में बड़े यूजफुल होते हैं। एक पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर होता है। ये पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्या होता है? ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे लोकल बायोडाइवर्सिटी को रिकॉर्ड किया जाता है और उस लोकल बायोडाइवर्सिटी से एसोसिएटेड जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है, इसमें जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसमें कितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है उसको स्टडी किया जाता है, इकोलॉजिकल स्टेटस को स्टडी किया जाता है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को स्टडी किया जाता है। बेसिकली ये जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है, ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट करता है इन कंजर्वेशन। भाई हमारे पास में पूरा डेटा है, हमें पता है कि लोकल बायोडाइवर्सिटी की सिचुएशन क्या है और कौन सी ट्रेडिशनल नॉलेज उससे एसोसिएटेड है। तो ये जो लोकल कम्युनिटी है इसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। एक एक्ट है हमारी कंट्री में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 है, ये मैंडेटरी बनाता है क्रिएशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को। तो ये जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है, इसको बनाना लीगल है अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इजी और सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, ये जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, इसके रास्ते में चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन मोटा मोटा अगर बात करें तो हैबिटेट लॉस है, फ्रेगमेंटेशन है। ये जो हैबिटेट लॉस देखने को मिलता है, ये जो हैबिटेट डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, ये जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, इसकी वजह से ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान होता है। ये जो हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं इनको नुकसान होता है। क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। ये जो क्लाइमेट चेंज है ये बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी के लॉस में। फिर पोचिंग है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, ये भी एक बड़ी समस्या है। एक कन्वेंशन है साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ये जो साइट्स है ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू कॉम्बैट पोचिंग एंड रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। साइट्स के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ ये जो चैलेंजेस हैं इनको आप खुद से भी लिख सकते हो, हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रास्ते में क्या चैलेंजेस है वो आपको समझ में आने चाहिए। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी ख़त्म कर रहे हैं। देखो जाते जाते एक चीज़ और, ये टॉपिक ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है और ऐसा भी लगता है कि क्या ही पढ़ना है इसमें, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आंसर लिखने के लिए आता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, बहुत मदद करती हैं। एक बार की मेहनत है, ढंग से देख लेना, शॉर्ट नोट बनाते चलना, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।